बच्ची के रोने की आवाजें अब धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी, जिन्हें सुनकर यामिनी बुरी तरह डर चुकी थी। यामिनी को ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके बिल्कुल कान के पास में ही रो रहा है। यामिनी इस वक्त खिड़की के पास में खड़ी थी। तभी उसे लगा कि अब ये आवाजें खिड़की की तरफ से नहीं बल्कि दरवाजे की तरफ से आने लगी है। ये सोच यामिनी दरवाजे की तरफ गई, लेकिन यामिनी ने जब बाहर जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि दरवाजे के बाहर के पूरे गलियारे में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। ये देख यामिनी और ज्यादा डर गई, क्योंकि अभी तक तो बस 7 ही बजे थे और अभी से पूरी हवेली में सन्नाटा पसर गया था। यामिनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यामिनी ने मन ही मन कहा, शाम के 7 बजे ही हवेली के सभी लोग कहाँ चले गए। जब आगे चलकर भी यामिनी को कोई नहीं दिखाई दिया तो उसने हवेली में मौजूद लोगों को आवाज लगानी शुरू की। ताई अम्मा, भैया, राघव, नंदिनी। पर किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन उस बच्ची के रोने की डरावनी आवाज लगातार आ रही थी। अब यामिनी की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी, माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। तभी यामिनी को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा है। यामिनी झटके से पीछे मुड़ी। यामिनी ने आवाज लगाकर पूछा, कौन है वहां पर। यामिनी को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे की तरफ गया था। साथ ही साथ यामिनी ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि एकाएक उस बच्ची के रोने की आवाजें भी बंद हो गई थी। यामिनी अब धीरे धीरे वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। जब कमरे के अंदर जाकर देखा तो कमरे के अंदर भी कोई नहीं था। चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ था। ये सब यामिनी को बड़ा अजीब लग रहा था, पर यामिनी इन सब को अपने मन का वहम समझकर वापस अपने बिस्तर पर चली गई और लेट गई। लेकिन यामिनी जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटी, एकदम जोर से उस बच्ची के रोने की डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ी। इस बार यामिनी को एहसास हुआ कि ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसके बिस्तर के नीचे से ही आ रही थी। यामिनी की हिम्मत ने उसका पूरी तरह से साथ छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपने बिस्तर के नीचे की तरफ देखा। जैसे ही यामिनी ने नीचे देखा, यामिनी की जोर से चीख निकल गई। यामिनी ने देखा कि उसके बिस्तर के नीचे एक बहुत ही डरावनी सी लड़की बैठी हुई थी, जिसके बाल बिखरे हुए और पूरे बाल चेहरे पर आ रहे थे। भले ही यामिनी ने पत्थरबुझ बाबा का पत्थर पहना हुआ था, लेकिन फिर भी ये लड़की इतनी डरावनी लग रही थी कि यामिनी सब कुछ भूल गई और अपने बिस्तर पर दुबक कर बैठ गई। वो लड़की अब हाथों और पैरों के बल धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर आ रही थी। अब वो लड़की रो नहीं रही थी बल्कि जोर जोर से हंस रही थी। यामिनी उसको इस तरह चलते हुए देख और ज्यादा डर गई। यामिनी को यकीन हो गया कि जरूर ये कोई काला साया है। अब यामिनी ने जोर जोर से रोते हुए चिल्लाकर आवाज लगाते हुए कहा, भैया, राघव, कोई है। पर यामिनी की आवाज सुनकर कोई नहीं आया। लड़की अब यामिनी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन यामिनी ने ठान लिया था कि अब उसे ही कुछ करना होगा, वरना ये लड़की शायद उसे मार भी देगी। और यामिनी इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। तभी यामिनी की नजर उसके कमरे में टंगी बंदूक पर गई। यामिनी दौड़कर उसकी तरफ गई और बंदूक उठाते हुए उस लड़की पर तान दी और उससे कहा, दूर रहो वरना मैं मार दूंगी तुम्हें। बंदूक देखकर वो लड़की खुद डर गई और अपने बालों को और आवाज को ठीक करते हुए कहा, नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। साहब बचाइए मुझे। यामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि ये एकदम से हो क्या रहा है। तभी कमरे में योगेंद्र दौड़ता हुआ आया। योगेंद्र ने हड़बड़ाते हुए यामिनी से कहा, अरे यामिनी, क्या कर रही हो, बंदूक नीचे करो, ये रानी है। यामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने बंदूक नीचे करते हुए पूछा, रानी? कौन रानी? योगेंद्र ने जवाब देते हुए कहा, अरे यामिनी, वो जो लड़की आने वाली थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ये वही लड़की है। ये बात सुनते ही यामिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तो ये इस तरह मुझे डरा क्यों रही थी? योगेंद्र ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने इसको ये करने के लिए कहा था, ये तो बेचारी बार बार मना कर रही थी। यामिनी कुछ समझी नहीं तो योगेंद्र ने यामिनी को समझाते हुए कहा,
अरे यामिनी, ये दिखाने के लिए कि ये लड़की किस किस तरह की आवाजें निकाल सकती है, मैंने एक छोटा सा मजाक किया है तुम्हारे साथ। और इसमें हम दो ही नहीं थे बल्कि हवेली के बाकी लोग भी मिले हुए थे इसमें। तो देख लिया ना कैसी कैसी आवाजें निकाल सकती है ये लड़की। ये सब सुनकर यामिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। यामिनी ने योगेंद्र से कहा, भैया आपको पता भी है कि मैं कितनी ज्यादा डर गई थी और मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के बाद ऐसा मजाक करने की सोचना भी मत। योगेंद्र को भी एहसास हुआ कि यामिनी सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने यामिनी से माफी मांगी और उस लड़की को बाहर जाने का इशारा किया। लड़की चुपचाप वहां से बाहर चली गई। योगेंद्र अब सीधा मुद्दे पर आते हुए यामिनी से कहा, तो यामिनी, ये है हमारा हुक्म का इक्का। इसी की मदद से हम उस बोतल को टीले वाले बाबा के चंगुल से निकाल कर ले आएंगे। योगेंद्र की ये बात सुनकर इतने भयानक डर के बाद आखिरकार यामिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने योगेंद्र से बोला, तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं, जाइए जल्दी जाइए। योगेंद्र कुछ समझा नहीं। उसने यामिनी से पूछा, जल्दी जाइए मतलब? इस बात पर यामिनी ने कहा, मतलब यही कि शुभ काम में भला देर क्यों करनी, इसी वक्त जाइए और ले आइए वो बोतल। ये सुनकर योगेंद्र ने कहा, कैसी बात कर रही हो यामिनी, इस वक्त जाना कैसे संभव है? कुछ ही देर में नदी पार करने के लिए नाव मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, कल सुबह चले जाएंगे। इस पर यामिनी ने चिढ़ते हुए कहा, भैया ये सब बहाने बनाना बंद करो और ये सोचो कि इस वक्त कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और वैसे भी पैसे के दम पर सब कुछ मिलता है, नाव भी और नाविक भी। यामिनी की ये बात सुनकर योगेंद्र बिल्कुल चुप हो गया और हामी में सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। यामिनी के चेहरे पर एक मुस्कान जरूर थी, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानती थी कि टीले वाले बाबा के पास से बोतल चोरी करके लाना इतना आसान काम नहीं है। और इधर जितेंद्र अभी भी पुजारी जी के मंदिर से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। आरती खत्म होने के बाद अब मंदिर में कीर्तन शुरू हो चुके थे और मंदिर में अब लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी थी। जितेंद्र ये सब देखकर मन ही मन गुस्सा हो रहा था। लोगों की भीड़ बढ़ते देख उसे पहले तो लगा कि अब शायद ज्यादा समय लगेगा, लेकिन तभी उसने देखा कि बाकी सब लोग तो अभी भी वहीं पर है, लेकिन पुजारी जी बीच में ही उठकर मंदिर के बाहर निकल रहे थे। ये देख जितेंद्र के चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई। जैसे ही पुजारी जी मंदिर के दरवाजे से बाहर निकले, जितेंद्र गया और बिना देरी किए सीधे पुजारी जी के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही जितेंद्र ने पुजारी जी के अंदर प्रवेश किया, पुजारी जी को एक झटका महसूस हुआ। पुजारी जी वो झटका बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो लड़खड़ाते हुए गिरने लगे। खुद को गिरने से बचाने के लिए पुजारी जी ने मंदिर का दरवाजा पकड़ लिया, जहाँ से मंदिर की सीमा शुरू होती थी। इसीलिए जैसे ही पुजारी जी ने मंदिर का दरवाजा पकड़ा, पुजारी जी के अंदर मौजूद जितेंद्र को फिर से बिजली का ऐसा झटका लगा कि जितेंद्र को मजबूरन पुजारी जी का शरीर छोड़ना पड़ा। जैसे ही जितेंद्र ने पुजारी जी का शरीर छोड़ा, पुजारी जी होश में आ गए। जैसे ही पुजारी जी अपने होश में आए, उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्हें पीछे के कुछ क्षण बिल्कुल याद नहीं थे कि वो कैसे लड़खड़ा कर गिरे थे। उन्होंने हनुमान जी को हाथ जोड़े और वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। अब जितेंद्र ने जोश में नहीं बल्कि होश में काम लेना उचित समझा। वो पुजारी जी के पास गया और बहुत ही आराम से पुजारी जी के शरीर में फिर से प्रवेश कर गया। इस बार पुजारी जी को एहसास भी नहीं हुआ कि उनके अंदर कोई काला साया प्रवेश हुआ है। अब पुजारी जी का पूरा शरीर जितेंद्र के नियंत्रण में था। वो वहीं पर रुक गए और किसी के आने का इंतजार करने लगे। तभी उनके पास से एक 11-12 साल का लड़का गुजरा। पुजारी जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे सुनो बेटा, एक काम कर दो मेरा। उस लड़के ने रुकते हुए कहा, जी पुजारी जी कहिए ना। इस पर पुजारी जी ने उस लड़के से कहा, ऊपर जो पंडित जी बैठे हुए हैं उनसे जाकर ये कह दो कि पुजारी जी पंचांग और जन पत्रिकाओं का गट्ठा मंगवा रहे हैं। मैं अभी उतर कर नीचे आया हूँ, वापस इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा कठिन है मेरे लिए। ये सब सुन उस लड़के ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप पुजारी जी, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। और वो लड़का तेजी से ऊपर की तरफ गया और अगले ही पल अपने साथ एक गट्ठा लेकर आ रहा था, जिसे देखकर जितेंद्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उस लड़के ने पुजारी जी को गट्ठा देते हुए कहा, ये लीजिए पुजारी जी। पुजारी जी को उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहो बेटा। और वो लड़का वहाँ से चला गया और अब जितेंद्र के हाथ में पूरे गांव की जन्म पत्रिकाएं थी, जिन्हें देखकर जितेंद्र मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उस गट्ठे को लेकर पुजारी जी अपने घर की तरफ बढ़े।
इधर जितेंद्र पूरे गांव की जनपत्रियां लेकर पुजारी जी के घर की तरफ बढ़ रहा था और उधर चंद्रकला शहर में पहुंच चुकी थी। सही कहा था वैजी ने, यहाँ तो बच्चे बच्चे को पता है कि चंदा ताई कौन है। चंद्रकला को ज्यादा किसी से पूछना भी नहीं पड़ा और वो चंदा ताई के तवायफ खाने की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन चंद्रकला के लिए सब कुछ थोड़ा असहज हो रहा था क्योंकि चंद्रकला पहली बार शहर आई थी। इसीलिए यहाँ का चाल चलन, यहाँ के लोगों के कपड़े पहनने का ढंग चंद्रकला को थोड़ा अटपटा लग रहा था। ऊपर से चंद्रकला तवायफ खाने की तरफ बढ़ रही थी। चलते चलते चंद्रकला अब तवायफ खाने की गली में पहुंच चुकी थी, जिसमें हर कोने पर एक एक लड़कियां खड़ी हुई थी। वहां पर लड़के आते थे और उन लड़कियों के जिस्म का मोल भाव करते थे। अगर किसी को खास सुविधा चाहिए होती थी तो वो सीधे चंदा ताई के कमरे की तरफ चला जाता था। ये सब चंद्रकला के लिए अजीब जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रकला इन सब के लिए तैयार थी और ये पता भी था कि एक तवायफ खाने के बाहर ऐसा ही मंजर होता है। लेकिन इसके बाद जो चंद्रकला ने देखा उसके लिए चंद्रकला तैयार नहीं थी। चंद्रकला ने देखा कि एक लड़की जिसने सलवार सूट पहना हुआ था और उसने किताबें अपने सीने से लगाई हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो पढ़ाई करके वापस अपने घर लौट रही थी। लेकिन वहाँ खड़े मनचलों ने उस लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे लड़की आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे वो लड़के भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनमें से एक ने उस लड़की से कहा, बता ना मेरी जान, कितना पैसा लेगी? ये सुनकर पीछे खड़े दूसरे लड़के को भी जोश आ गया। उसने भी उसी लहजे में कहा, अरे इतना भी क्या भाव खा रही है, अब बता भी दे। ये सब सुनकर तीसरे को और ज्यादा जोश आ गया। उसने कुछ कहने की बजाय सीधा उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़ा, उस लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगे। चंद्रकला उन सबके नजदीक गई और जिसने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही चंद्रकला ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा, वो लड़का पीछे मुड़ा और उसने चंद्रकला से कहा, क्या हुआ, तुझे चलना है क्या? कहकर तीनों लड़कों ने एक दूसरे को ताली दी और जोर जोर से हंसने लगे। ये देख चंद्रकला ने उस लड़के को ऐसा चाटा मारा कि वो कहीं दूर दीवार में जाकर गिरा। उसकी आंखें बाहर आ गई, उसका सर भन्ना गया और उसे होश तक नहीं रहा कि वो है कहाँ। ये देख बाकी दोनों लड़के इतने ज्यादा डर गए कि वो दोनों वहाँ से भाग गए। चंद्रकला उस लड़की के पास आई और उससे कहा, एक थप्पड़, सिर्फ एक थप्पड़, इतनी ही औकात होती है इन मनचले लड़कों की, और वो मारने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। ये देखकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ तालियां बजाने लगी। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि सिर्फ वो दोनों लड़के ही नहीं भागे थे, बल्कि आज जो ग्राहक भी थे वो डर के मारे भाग गए। पूरी गली बिना ग्राहकों के हो गई थी। किसी ने ये बात जाकर चंदा ताई को बता दी थी। जैसे ही चंदा ताई ने ये बात सुनी, वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, ऐसी कौन औरत है जो चंदा ताई की गली में आकर मारा मारी कर रही है? चलो देखते हैं। ये कहकर चंदा ताई बाहर की तरफ बढ़ रही थी और चंद्रकला अंदर की तरफ बढ़ रही थी। बीच रास्ते में जब दोनों मिले तो चंद्रकला को देखकर चंदा ताई की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या चंदा ताई चंद्रकला को रेशमी की सारी सच्चाई बता देगी? क्या जितेंद्र को इन जन पत्रिकाओं से अपना पहला शिकार मिल पाएगा? और आखिर कैसे वो लड़की बोतल चुराने में योगेंद्र और यामिनी की मदद करेगी?